चाहती थी कि जब वो सामान पैक करे तो आरव वहां रहे, ताकि अगर बाद में अदिति उनसे कोई सवाल पूछे तो वो ये कह सके कि आरव ने ही उन्हें सारा सामान ले जाने की परमिशन दी थी। हाँ मॉम, आपकी जरूरत की जो जो चीजें हैं आप सब ले जाइए, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। बीना जी ने टेबल पर रखा अपना पर्स और गोगल्स उठाया और बोली, अब तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो हेल्पर सामान सेट करने में मेरी और अदिति के डैड की मदद कर देंगे। अदिति के डैड डायरेक्टली नए घर में वापस आ रहे हैं। बाय। बीना जी ये कहकर बिना आरव से कोई जवाब की उम्मीद किए जाने लगी, लेकिन फिर एकाएक वो अपनी जगह पर रुकी और बोली, और हाँ, ये घर मेरा है, तो तुम कभी ये समझने की भूल मत करना कि इस घर पर तुम्हारा भी कोई हक हो सकता है। और मेरी बेटी को किसी भी तरह से कोई तकलीफ हुई तो तुम जानते ही हो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम, आई लव हर, मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। बीना जी वहां से अपनी हील्स को पटकते हुए बाहर निकल गई। आरव बस उन्हें बाहर जाता हुआ देखता रह गया। आरव ने घर का हुलिया देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, घर में डेली यूज करने का भी कोई सामान नहीं रह गया है। मुझे अदिति के आने से पहले सारा सामान लाकर सेट करना होगा, वरना उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आरव ये सोच ही रहा था, तभी उसका फोन जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर निहाल खन्ना का नाम फ्लैश हो रहा था। आरव कॉल उठाकर बोला, यस सर, जैसा कि आपने कहा था, मैं मनाली शहर पहुंच गया हूँ। आपसे कब और कहाँ मिलना है, बस ये पूछना था। मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। एक काम करते हैं, हम अभी आधे घंटे में मिलते हैं और मैं तुम्हें अपनी कोई पिक्चर भेज देता हूँ ताकि तुम्हें मुझे पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। पहले बेड को सेट करो, फिर सोफे को करना। बीना जी अपने नए घर में आ गई थी। वो आरव के लाए हुए हेल्पर्स को ऐसे ऑर्डर्स दे रही थी जैसे वो उनकी कमांडर हो और वो लोग उनके सोल्जर्स। वर्कर्स काम कर रहे थे, तभी बीना जी ने शनाया को कॉल लगाया और बोली, शनाया, ये घर तो ड्रीम हाउस है। मिस्टर रणवीर ने जो अपार्टमेंट दिया है वो 16 फ्लोर पर है, जहाँ से पूरे एरिया का परफेक्ट व्यू देखने को मिलता है। यहाँ का लिविंग रूम भी हमारे घर के 3 बेडरूम के बराबर है। सामने इतना अच्छा गार्डन है, तुम देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं यहीं पर रहूंगी और हमेशा रहूंगी। अदिति से ये घर भी हम अपने नाम करवा लेंगे, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हाथ से नहीं जाने दे सकती। हाँ मॉम, ऐसा ही करना पड़ेगा और इसके लिए मिस्टर रणवीर के साथ हमें अपने कनेक्शंस और बेटर करने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें अदिति और उस फर्नीचर का डिवोर्स कराना है। इधर आरव सीधे सिटी मॉल में गया। फर्नीचर के शॉप में एंट्री कर वो सामने बैठे रिसेप्शनिस्ट के पास गया। मैम, मुझे एक टीवी लेना है, तो कोई अच्छा सा मॉडल दिखा दीजिए। उस लड़की ने आरव को पसीने से भीगे शर्ट और गर्मी में भी टाइट जीन्स और चप्पल पहने हुए देखा तो वो आरव की हैसियत का अंदाजा लगाने लगी। उसने आरव को शॉप का सबसे सस्ता टीवी दिखाते हुए कहा, श्योर सर, आप ये देखिए, ये बहुत अच्छी टीवी है। इसकी प्राइस है 20,000 रुपए। आरव ने नामे से हिलाया और कहा, नहीं, कुछ अच्छा दिखाइए। सेल्स गर्ल ने दूसरी टीवी की तरफ इशारा किया जिसका रेट 30,000 रुपए था। आरव ने नामे से हिला दिया। सेल्स गर्ल ने इसी तरह उसे 50,000 की एक टीवी दिखाई और कहा, सर ये टीवी तो आपको पसंद आ ही जाएगी। ये इस साल की बेस्ट सेलर टीवी है। इसका स्क्रीन भी कर्व्ड है और बड़ी भी है। नो, आई डोंट लाइक इट। सेल्स गर्ल ने आरव को पुरानी, बेस्ट सेलर, बजट फ्रेंडली, न्यू अराइवल्स सारी टीवी दिखा दी थी, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। ये देखकर सेल्स गर्ल समझ गई कि आरव कुछ खरीदेगा नहीं, बस सारे सामान का रेट पूछकर अपना और उसका दोनों का टाइम वेस्ट कर रहा है। मैम, मुझे न्यू मॉडल्स चाहिए, ओल्ड मॉडल्स नहीं। सेल्स गर्ल ने पर्पसली उसे एक चीप टीवी दिखाई, जिसे देखते ही आरव ने इरिटेट होकर कहा, अरे मिस, मुझे ब्रांडेड टीवी चाहिए, चीप नहीं। तभी वहाँ एक कपल ने एंट्री की जो कपड़ों से ही काफी अमीर और अच्छे घर से लग रहे थे। दोनों ने ही हाथ में लेदर की पर्स पकड़ी थी जिसकी कीमत लाखों में थी। तुम्हें जिस भी चीज पर हाथ रखना है बस रख दो, वो तुम्हारी हो जाएगी। ओह, सो स्वीट ऑफ यू।
सेल्स गर्ल ने जैसे ही उन्हें एंटर करते हुए देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो अच्छा खासा पैसा खर्च करने वहां आए थे। वो दौड़कर उनके पास चली गई। आरव खुद ब खुद ही चीजों को देखने लगा। उसे एक टीवी की डिटेल जाननी थी। वो उस टीवी की साइज रफली मेजर करने लगा, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। टीवी देख रही उस लेडी की नजर जैसे ही आरव पर पड़ी, वो हंसते हुए बोली, लुक एट हिम डियर, जिस टीवी को खरीदने की औकात नहीं, उसका साइज देख रहा है। ये छोटे लोग और इनकी छोटी हरकतें कभी खत्म नहीं होंगी। वो आदमी भी उसकी बात पर हंसने लगा। वो लोग इतनी जोर से बात कर रहे थे कि आरव को भी उनकी बातें क्लियरली सुनाई दे रही थी। आरव ने उस सेल्स गर्ल को बुलाते हुए कहा, मैम, आप कुछ देर के लिए यहाँ आ सकती हैं? तुम्हें जो देखना है तुम खुद देख लो। तुम्हें तो दिख ही रहा होगा ना, मैं एक इम्पोर्टेंट कस्टमर को हैंडल कर रही हूँ। आरव की भौं तन गई। उसने दूर खड़ी दूसरी गाइड को इशारे से पास बुलाया और कहा, अपने मैनेजर को बोलो कि वो मुझे आकर अटेंड करे। मुझे इस शॉप का सबसे एक्सपेंसिव टीवी लेना है। आरव की बात सुनकर वो ज्यादा कुछ समझ तो नहीं पाई, पर वो दौड़ती हुई वहां से चली गई। कुछ देर में मैनेजर वहां आया। सर, यही है वो कस्टमर। यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव टीवी का प्राइस क्या है? सर यही कोई 1,15,00,000 अल्ट्रा प्रीमियम टीवी स्मार्ट वॉइस एक्टिवेशन फीचर के साथ है। न्यू गाइड ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने आज से पहले ऐसा कस्टमर नहीं देखा था जिसने इस तरह का कोई सवाल किया हो। उस ओल्ड लेडी ने मुंह बनाते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, इतने प्राइस में तो एक स्पोर्ट्स कार आ जाएगी। ये खुद तो पागल है और दूसरों को भी पागल बना रहा है। वो कुछ लेगा नहीं, बस सबको बेवकूफ बना रहा है। जिस सेल्स गर्ल ने स्टार्टिंग में आरव को अटेंड किया, वो भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, यू आर राइट। ऐसे लोग पता नहीं क्यों आ जाते हैं हमारे स्टोर में। आरव को धीमे धीमे उनकी ये बात भी सुनाई दी। घर की जरूरत के जितने भी सामान हैं, जैसे कि फ्रिज, एसी, फैन वगैरह, मुझे वो सब भी चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, इन सभी चीजों को पैक करवा के उनका इनवॉइस बनवा दीजिए और जरा जल्दी कीजिएगा। मैनेजर ने आरव के एक्सप्रेशंस को देखा और समझ गया कि वो कहीं से भी मजाक तो नहीं कर रहा था। सर मैं एक एक करके सबके फीचर्स आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस सारा सामान बेस्ट होना चाहिए। ये लीजिए, ये मेरा ब्लैक रॉयल कार्ड है। आप इससे सारी पेमेंट कर लीजिए। इसका पासवर्ड 00000 है। मैनेजर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आज तक उसने कोई कस्टमर नहीं देखा था जिसे प्राइस से कोई मतलब ही नहीं हो। वहाँ शॉपिंग कर रहे ओल्ड मैन ने जैसे ही ब्लैक रॉयल कार्ड का नाम सुना, वो आरव को देखने लगा। ब्लैक रॉयल कार्ड इसके पास? वो तो पूरे मनाली में गिने चुने लोगों के पास ही है। ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार एक आदमी को ये कार्ड यूज करते हुए देखा था, और आज आरव जैसे साधारण आदमी के पास ये कार्ड देखकर उसके होश उड़ गए। आरव की रियल आइडेंटिटी के बारे में सोचकर उसके माथे से पसीना आने लगा। वो जल्दी से आरव की तरफ भागा। सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको जो भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स कहे थे, उन सभी के लिए प्लीज फॉरगिव मी। उसके पीछे उसकी वाइफ खड़ी थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका हस्बैंड उससे ये सब क्यों कह रहा है। डियर, आप इससे माफी क्यों मांग रहे हो? शट अप एंड गेट लॉस्ट। ये कहकर वो आदमी वहाँ से बाहर जाने वाला था कि आरव ने उसे रोकते हुए कहा, वेट। ओल्ड मैन की घबराहट से सांसें तेज चलने लगी। देखिए, जब भी आप अपनी वाइफ या किसी भी लेडी से बात करें, तो अपनी टोन, लहजे और तरीके का ध्यान रखें। इस तरह अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्टफुली सबके सामने ट्रीट करना आप जैसे बड़े लोगों पर अच्छा नहीं लगता। ओल्ड मैन को अपनी गलती रियलाइज हुई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो ओल्ड लेडी हैरानी से आरव को देखने लगी। थोड़ी देर पहले तक वो आरव की बेइज्जती कर रही थी, पर फिर भी वो बदले में उसकी रिस्पेक्ट ही चाहता है। आरव वहाँ से काउंटर के पास चला गया। ऐसा एक पावरफुल और नोबल आदमी ही सोच सकता है। वो कपल वहाँ से निकल गए। मैनेजर ने उस कार्ड से बिल पे किया। सारे हाउस होल्ड सामान को मिलाकर 14 करोड़ हुए थे। आरव ने जिन हेल्पर्स को काम पर लगाया था, उन्हें देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। अब सुनिए, मुझे एक्चुअली कुछ पैसे कैश में कन्वर्ट करवाने थे। हो पाएगा? मैनेजर इतने बड़े कस्टमर की कोई बात कैसे ना कह सकता था। उसने फटाक से हाँ कह दिया और कुछ ही मिनट में 1 लाख रुपए कैश आरव को थमा दिया।
मैं अपने हेल्पर्स को बुला लेता हूँ ताकि वो सारे सामान को घर पहुंचा दें। सर, आपको अपने हेल्पर्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ हेल्पर्स हैं, वो सामान शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। आरव ने टाइम देखा। निहाल खन्ना के साथ लंच में अभी 20 मिनट रह गया था। आरव ने अपने घर का एड्रेस मैनेजर को दे दिया और कहा, आप एक काम करना, एक सोफा सेट सेलेक्ट करना और मुझे उसकी पिक्चर्स भेज देना। मैं देखकर बताता हूँ कि जो भी फाइनल होगा आप उसे भी इसी एड्रेस पर भिजवा देना। मुझे और भी फर्नीचर लेना है तो मैं जरा उसके लिए निकलता हूँ। सर, आप प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको बेस्ट सोफा शॉप में लेकर चलता हूँ जहाँ बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर्स मिलते हैं। नहीं, फर्नीचर मुझे बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी का ही चाहिए। बाकी आप संभाल लीजिए, मैं अभी निकलता हूँ। सर डोंट वरी, मैं अपनी गाइड को भेजता हूँ। आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए फर्नीचर्स हम सेलेक्ट कर आपको शो करेंगे। आप देख लेना, वो ठीक लगे तो उन्हें भी साथ में ही हमारे हेल्पर्स आपके घर पहुंचा देंगे। इज इट फाइन? आरव को मैनेजर का आइडिया पसंद आया। वो खुद भी यही करने का सोच रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया और वो वहाँ से बाहर निकल गया। आरव ने फोन चेक किया। निहाल का मैसेज था, गाड़ी नंबर HP 0000 रोल्स रॉयस। आरव ने फोन रखकर अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। रोड की दूसरी तरफ एक वाइट रोल्स रॉयस खड़ी थी। वो कार निहाल खन्ना ने भेजा था। आरव दूसरी तरफ गया। कार का डोर ओपन कर उसने अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाई और अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने फोन में आरव की फोटो देखकर ये कंफर्म किया कि उसने सही आदमी को पिक किया है। उसने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। आरव इस बात से अनजान था कि दो आंखें थी जो उसे कार में बैठते हुए देख चुकी थी। अब तक मॉल वाले मैनेजर ने सोफा सेट की फोटोज भेजी थी जिसे आरव ने सेलेक्ट कर लिया था और उन्हें घर ले जाने को कह दिया था। गांधी चौक शहर के बीचों बीच था। वहां से 100 मीटर की दूरी पर ही आरव का नया ऑफिस हार्वर्ड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग थी। अभी लंच टाइम होने की वजह से एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बाहर लंच करने जा रहा था। तभी उनकी नजर निहाल खन्ना के भेजे कार पर पड़ी। हार्वर्ड टेक्नोलॉजी की रिसेप्शनिस्ट लिली शॉक्ड होकर, ओह माय गॉड, ये तो रोल्स रॉयस कार है ना? ये किसी कलेक्टर या किसी मिनिस्टर की गाड़ी लग रही है। ये तो करोड़ों की है। मैंने कुछ दिन पहले देखा था। ये पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है। कार में वो VIP आदमी बैठा हुआ है क्या? कहीं ये नीरज चोपड़ा मनाली का सबसे अमीर शख्स तो नहीं है? लेकिन ये गाड़ी का नंबर तो उसका नहीं लग रहा। गाइस देखो, कोई कार में बैठ रहा है। आरव इस बात से अनजान था कि उसकी कंपनी के लोग उसे देख रहे हैं। वो कार में बैठ गया। रिसेप्शनिस्ट ने आरव का फेस नहीं देखा था। वो सिर्फ उसे पीछे की तरफ से ही देख पाई थी। लेकिन इस सीन से ही वो काफी इम्प्रेस लग रही थी। एक सुपर रिच आदमी उसकी आंखों के सामने अपनी कार में बैठ रहा था। वो अफसोस करने लगी कि इतना अच्छा मौका था उस लड़के को सामने से देखने का, लेकिन उसने मिस कर दिया। कुछ देर में ही वो कार मणिकर्णिका पैलेस के अंदर एंटर कर चुकी थी। पूरी मनाली में वो एक ऐसी जगह थी जहां पर शहर के सबसे ज्यादा रईस लोग अपनी प्राइवेट पार्टी या मीटिंग्स अरेंज करते थे। सर, मैं कार पार्क करके आता हूँ, फिर मैं आपको सर के बताए हुए एड्रेस पर ले चलूंगा। श्योर, यू कैन गो। आरव बाहर उतर गया। उसने चारों तरफ देखा। एंट्रेंस से लेकर बिल्डिंग का लेआउट रजवाड़ी तरीके से डिजाइन किया गया था। सामने ही जंगल स्टार्ट हो रहा था जहां पर बड़े बड़े बांस के पेड़ लगे हुए थे। वो पूरा नजारा आरव की आंखों को बहुत सुकून दे रहा था। पिछले 3 सालों में आरव को कभी लगा ही नहीं था कि वो इस तरह का नजारा ऐसी जगह पर फिर कभी जा पाएगा। वो उस जगह को देखते हुए बिल्डिंग के एंट्रेंस पर आया ही था कि वो किसी से टकरा गया। अरे आई एम सॉरी। आरव का ध्यान नहीं था इस वजह से वो इस लड़की से टकरा गया था, इसलिए उसने जल्दी से माफी मांगा। पहले तो उस लड़की ने आरव को सॉरी बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, लेकिन फिर उसकी नजर आरव के कपड़ों पर गई और अगले ही पल उसका रिएक्शन बदल गया। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो? अरे मैंने कब तुम्हारा पीछा किया? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम मीडिया वाले हो क्या? नहीं, लेकिन क्यों? अगर तुम मीडिया वाले नहीं हो तो जरूर तुम यहाँ के वेटर होंगे। और जैसे ही तुम्हें पता चला होगा कि मैं यहाँ आई हूँ, जानबूझकर मेरे रास्ते में आ गए। देखिए, मैं कोई वेटर नहीं हूँ। मैं यहाँ लंच के लिए आया हूँ।
तुम यहाँ लंच के लिए आए हो? तुम्हें और कोई नहीं मिला अपनी लंबी लंबी बातें फेंकने के लिए? ये मणिकर्णिका पैलेस है। यहाँ कोई भी ऐरा गैरा नहीं आ सकता। मैं तो तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो उल्टा तुम्हारे अपीयरेंस से लग रहा है कि तुम कोई चोर हो। देखो, इससे पहले गार्ड्स तुम्हें देख लें, तुम्हें यहाँ से ना जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना बेकार में जेल जाना पड़ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? तुम जैसे इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती मैं। और जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने मुझसे इस तरीके से बात की है। आफ्टर ऑल तुम मेरा फेस देखना भी डिजर्व नहीं करते। अपनी बात कहकर वो लड़की अंदर चली गई। उसने जो हाई हील्स पहन रखे थे वो बहुत जोरों की आवाज कर रही थी, जिससे उस लड़की का गुस्सा साफ पता चल रहा था। आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा। उसने कभी वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी जगह पर आकर भी किसी ऐसी लड़की से टकरा सकता है। तभी वहाँ ड्राइवर दौड़ते हुए आया और घबराते हुए कहा, सर आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आई एम सॉरी, वो तुम्हारा वेट करते टाइम मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था ना, तो सोचा तब तक जगह ही देख लूं। सर अगर आपको अभी जगह देखनी हो तो मैं किसी और को बुला दूं, वो आपको जगह देखने में आपकी हेल्प कर देंगे। नहीं नहीं, बाद में देख लूंगा, अभी पहले अंदर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ श्योर सर, आप मेरे साथ आइए। दोनों अंदर जाने लगे। आरव ने ध्यान दिया कि ड्राइवर उसे उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा था जिस डायरेक्शन में वो लड़की गई थी। आरव ने पैलेस की दीवारों को देखा। अंदर के डिजाइन्स को देखते हुए उसे फील हो रहा था जैसे वो पुराने जमाने की किसी हवेली में आ गया है। वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां एंट्रेंस पर खड़ी थी। ड्राइवर और आरव को देखकर उन दोनों ने जल्दी से डोर ओपन किया। फर्स्ट फ्लोर में लॉबी था, वो बहुत ही मैग्निफिसेंट लग रहा था। सारी टेबल्स और चेयर्स टॉप क्लास की लकड़ी के बने थे। वहीं एक मिडिल एज आदमी और एक लड़की हॉल में बैठे हुए थे। आरव को देखते ही वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और जल्दी से आरव के पास आकर बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर अंबानी, मैं निहाल खन्ना हूँ। इट इज माई ऑनर कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। निहाल खन्ना के पीछे बैठी लड़की ने जैसे ही आरव को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो वही लड़की थी जिसे आरव एंट्रेंस से पहले टकराया था। उस लड़की की हालत थी काटो तो खून नहीं। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक मामूली सा दिखने वाला इंसान इतना बड़ा आदमी निकलेगा। आरव ने उसे पहचान लिया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, निहाल खन्ना, तुम्हारे साथ ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? निहाल खन्ना ने जल्दी से उस लड़की की तरफ देखा और कहा, क्यारा प्लीज कम, इनसे मिलो। ये है मिस्टर अंबानी जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कम और इन्हें ग्रीट करो। वो लड़की जिसका नाम कियारा था, वो ऑकवर्डली फेस पर स्माइल लाते हुए आरव के पास आई। मिस्टर अंबानी, अभी जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि वो आप थे। आपसे बदतमीजी करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निहाल खन्ना ने जैसे ही कियारा की बातें सुनी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गया। वो शॉक्ड हो गया। क्या हुआ? क्या किया तुमने? निहाल खन्ना को आज ही पता चला था कि कियारा भी किसी कंसर्ट के लिए मनाली आई हुई है, तो उसने स्पेशली कियारा को इनवाइट किया था, क्योंकि कियारा कंट्री की सबसे टॉप एक्ट्रेस और मॉडल्स में से एक थी। निहाल खन्ना को लगा था कि सिर्फ आरव और निहाल खन्ना का साथ में बैठकर लंच करना थोड़ा अजीब ना हो जाए, इसलिए एंटरटेनमेंट और ड्रिंकिंग के पर्पस से उसने कियारा को इनवाइट किया था। निहाल खन्ना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कियारा आरव से बदतमीजी कर सकती है। कियारा ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। अगर उसकी वजह से आरव को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हुई तो 2 मिनट नहीं होंगे और उसे अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ जाएगा। निहाल खन्ना को गुस्सा आने लगा। कियारा की नजर जैसे ही निहाल खन्ना पर पड़ी, उसको उससे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा और उसके होंठ कांप रहे थे। और किसी को शायद निहाल खन्ना के पावर्स और एबिलिटी के बारे में अंदाजा ना हो, लेकिन वो निहाल खन्ना को पिछले 5 सालों से जानती थी। आज कियारा देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल थी, जो सिर्फ निहाल खन्ना की वजह से हो पाया था। और निहाल खन्ना के लिए कियारा को मिनटों में रोड पर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आई एम आरव ने माहौल को लाइट करने के लिए कहा, अरे डोंट वरी गाइस, ये सब बाय मिस्टेक हुआ है।
तुम लोगों को इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे भी पता होता कि कियारा वही फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हैं, तो मैं भी इनसे इस तरीके से बात नहीं करता। कियारा को समझ नहीं आ रहा था कि आरव उसकी तारीफ कर रहा था या उसकी इंसल्ट। उसने जल्दी से घबराते हुए कहा, मिस्टर अंबानी, आई एम रियली सॉरी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वो सब करने का। आई डोंट नो मैं आपसे कैसे माफी मांगू, पर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा सर? आई एम रेडी टू डू एनीथिंग सर, पर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वाइफ और उसकी बहन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल जाएगा तो वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। आरव की बात सुनकर कियारा और निहाल खन्ना दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। यहाँ आने से पहले कियारा को बहुत ही नर्वसनेस फील हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर अंबानी जितनी पावरफुल और नोबल पर्सन को कैसे इम्प्रेस करेगी। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट मीटिंग ही बहुत खराब होने के बावजूद आरव उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। कियारा अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल लाते हुए बोली, ये मेरे लिए प्लेजर की बात होगी सर। मुझे कहाँ साइन करना होगा? आरव ने अपना पॉकेट चेक किया। वो अपने साथ कोई भी पेपर नहीं लाया था। ये देखकर निहाल खन्ना ने वेटर को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी जाकर एक पेपर लेकर आ जाओ। निहाल, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस कियारा, आप एक काम कीजिए, मेरी शर्ट पे ही साइन कर दीजिए। कहकर आरव अपना जैकेट खोलने लगा और कियारा को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, तुम मेरी शर्ट पर सिग्नेचर कर दो, मैं फिर इसे कभी वॉश नहीं करूंगा। मेरे पास पेन भी नहीं है। मेरे पास भी लिपस्टिक है ना, मैं उससे सिग्नेचर कर देती हूँ। कियारा ने अपने पर्स में से अपना लिपस्टिक निकाल लिया। उसने आरव के लेफ्ट चेस्ट पर सिग्नेचर किया और उसमें एक हार्ट भी बना दिया। इज दैट ओके सर? श्योर, मेरी वाइफ इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। आरव ने खुश होकर कोट को फिर से पहन लिया। अदिति और आरव जब भी बाहर घूमने या मूवी देखने जाते थे तो हर बार अदिति बस एक ही चीज कहती थी कि कियारा अग्रवाल से मिलना उसका सपना है। सर, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, तुमने मुझे अपना सिग्नेचर देकर मुझ पर फेवर किया है, तो मुझे तुम्हारा फेवर रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। बोलो, क्या चाहिए? कियारा ने अपना आईफोन बाहर निकाल लिया और रिक्वेस्ट करती हुई बोली, एक मेमोरी के तौर पर मैं आपके साथ एक पिक्चर लेना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? निहाल खन्ना के चेहरे पर सडनली सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए। वो कड़क लहजे में बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है मिस्टर अंबानी का स्टेटस क्या है? तुम उनके साथ सेल्फी के लिए पूछ भी कैसे सकती हो? अरे निहाल, तुम बेचारी को डराओ मत। सेल्फी लेना कौन सी बड़ी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर अंबानी पर आपकी फैमिली अंबानी फैमिली की मेंबर्स की आइडेंटिटी हिडन रहती थी। उन्हें वो परमिशन नहीं थी कि वो अपना फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। इसका मेन रीजन ये था कि उनके दुश्मन उन्हें कभी पहचान ना पाए और उन्हें टारगेट ना कर सके। निहाल, तुम मेरी फैमिली की टेंशन मत लो। मुझे पूरा यकीन है कि मिस कियारा इस फोटो को किसी के भी सामने शो नहीं करेगी। और वैसे भी आगे जाकर अगर इस फोटो से कोई भी स्कैंडल होता है तो वो उनके लिए भी तो बुरा होगा, है ना? कियारा ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सर, मैं इस फोटो को किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। वो बस एक मेमोरी के तौर पर मेरे फोन पर सेव रहेगा। ऑलराइट, लेट्स डू इट। कियारा आरव के पास आकर खड़ी हो गई और फोटो क्लिक करने लगी। वो आरव के चेस्ट के बिल्कुल पास खड़ी थी। निहाल खन्ना सोच रहा था कि इतनी जल्दी आरव ने कियारा को माफ कैसे कर दिया, क्योंकि इन जनरल ऐसा होता नहीं है। उसके दिमाग में ये बात आई कि शायद कियारा एक सुपरस्टार है और इतनी ब्यूटीफुल और चार्मिंग भी है, इसी वजह से आरव को उस पर गुस्सा नहीं आया था। ये सोचकर ही निहाल खन्ना को खुशी होने लगी। इसी बात के लिए उसने स्पेशली कियारा को वहाँ इनवाइट किया था। वो सोचने लगा कि आगे चलकर अगर कियारा और आरव के बीच कोई रिलेशनशिप डेवलप होता भी है तो वो उसके लिए ही फायदेमंद रहेगा। निहाल खन्ना ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा, 2:30 बजने वाले थे। सर, अगर आप कहें तो हम खाते टाइम बात करें। खाने का टाइम हो गया है।
श्योर। आरव निहाल खन्ना और कियारा के साथ लॉबी से होते हुए अंदर कोर्टयार्ड की तरफ चला गया। वहां पवेलियन से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी और पानी के गिरने की आवाज वहां गूंज रही थी। पवेलियन के चारों तरफ तालाब था जिसमें लोटस फ्लावर्स थे। वहां का पानी एकदम साफ था। अंदर कुछ मछलियां भी तैर रही थी और ये साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ का व्यू सैटिस्फाइंग है। आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर निहाल खन्ना ने जल्दी से कहा, सर, अगर फ्यूचर में भी आप यहाँ पर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। मैं होटल के ओनर से बात कर लूंगा, फिर उनको पहले से ही पता होगा कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। निहाल खन्ना के कंट्रोल में नॉर्थ का ये एरिया था। यहाँ के सभी इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन को निहाल खन्ना जानता था और उसे भी सब कोई जानते थे। सर, आप वाइन लेंगे? आरव ने हाँ कहा तो निहाल ने वाइन से 2 ग्लास भर लिया और उसे चीयर्स करते हुए आरव को रेस्पेक्ट शो करने के लिए निहाल ने अपना पूरा वाइन का ग्लास खत्म कर लिया। आरव ने ग्लास से एक सिप लिया और बोला, निहाल, लास्ट नाइट तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उस खुशी में ये वाइन का ग्लास मेरी तरफ से। आरव ने निहाल की ग्लास टेबल पर से उठा ली। ये देखकर निहाल हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आरव की बात से वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। सर, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके किसी काम आ सका। अरे तुम पहले आराम से बैठ जाओ। तुम्हें बात बात पर मेरे सामने खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ साथ में खाना खाने आए हैं। थोड़ा कैजुअल हो जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरव ने ग्लास से दूसरा सिप लिया। उसने जैसे ही अपना ग्लास टेबल पर रखा, कियारा ने उसे खाना ऑफर करते हुए कहा, सर, आप ये ट्राई करेंगे? मिस कियारा, मैं खुद ले लूंगा। तुम प्लीज इतना पोलाइट मत हो। सर, यहाँ सिर्फ मैं ही पोलाइट नहीं हो रही हूँ, आप भी तो मेरे लिए पोलाइट ही हैं। आप निहाल सर को उनके नाम से पुकार रहे हैं, पर आप मुझे मिस कहकर पुकार रहे हैं। आपको भी तो मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारना चाहिए, राइट? बात तो सही है। आरव को भूख लगी हुई थी। आरव ने अपना खाना चॉपस्टिक से उठाया और खाने लगा। अब कियारा थोड़ी रिलैक्स फील कर रही थी। उसने अपनी लाइफ में बहुत से अमीर लोगों को देखा था, पर उनमें से एक भी ऐसा इंसान आरव की तरह इसी रिस्पेक्टफुल और अप्रोचेबल नहीं था। निहाल, मैं फिलहाल हार्वर्ड टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में काम कर रहा हूँ। वहाँ का मैनेजर ललित गंगवार है। उसने मुझे एक टास्क दिया है कि मुझे डेमन कंपनी से ऑर्डर्स लाने हैं। तो तुम मेरे लिए जरा इस मैटर में प्लीज देख लो। निहाल, जिसने अभी वाइन का सिप मुंह में लिया था, आरव की बात सुनकर वो उसकी गले में अटक गया और उसे जोरों की खांसी आने लगी। अरे, आर यू ओके? यस सर, लेकिन आप इतने छोटे कंपनी में काम क्यों कर रहे हैं? वो सब काम की बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इस मैटर में देखना है और मेक श्योर करना है कि मुझे वो ऑर्डर्स मिल जाए। पर हाँ, मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। निहाल के मन में काफी सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आरव से कोई भी सवाल कर सके। नो प्रॉब्लम सर, मैं डेमन ऑनर्ड के जनरल मैनेजर से अभी बात करता हूँ। क्या मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ? आज शाम ही मुझे इस कंपनी में एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग के लिए जाना है और शायद मुझे वहाँ की जनरल मैनेजर से भी मिलने का मौका मिल सकता है। अगर आपने मेरा काम कर दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको मील के लिए लेकर जाऊंगा। डील डन। तो एक ड्रिंक मेरी तरफ से। कियारा ने आरव की ग्लास फिल कर दी। आरव ने एक ही बार में पूरी वाइन खत्म कर दी। जब भी सामने कोई लेडी होती है तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए आरव ऐसा ही करता था, ताकि सामने वाली लेडी को अच्छा लगे और वो आरव को अनमैनली फील ना करे। जब उन सब ने खाना खा लिया और ड्रिंक कर लिया, तब निहाल ने आरव को वापस छोड़ने का सारा इंतजाम कर लिया और कियारा को भी उसके साथ भेज दिया। आरव के ऑफिस के ठीक पहले ही आरव ने ड्राइवर को रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो कोई अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहता था। मिस कियारा, सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय सर। कार के वहां से निकलने के बाद आरव धीमे कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी शाम के 6 नहीं बजे थे, पर अब वो डायरेक्टली साइन इन करने के बाद ही घर जाने वाला था, इसलिए वो ऑफिस के अंदर आ गया। उसने जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर किया, उसे फिर से वही रिसेप्शनिस्ट लिली दिखी। तुम बाहर अपना काम करने नहीं जा रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, राइट? अरे, अब मैं क्या कंपनी में वापस भी नहीं आ सकता? रिसेप्शनिस्ट लिली आरव के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसे आरव के मुंह से अल्कोहल की स्मेल आने लगी। गुड फॉर यू।
बाहर जाकर अपना काम करने की जगह पर तुम ड्रिंक कर रहे हो। मैं अभी जाकर मैनेजर को ये बात बताती हूँ और फिर मैं देखती हूँ वो तुम्हें कैसे छोड़ते हैं। रिसेप्शनिस्ट पीछे मुड़ी और तेज कदमों से चलते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। उसने अब आरव को मौका ही नहीं दिया अपनी बात को एक्सप्लेन करने का। पहले और दूसरे दिन तुम लेट आए, कोई काम तुमसे अब तक हुआ नहीं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऑफिस ड्रिंक करके आए हो। तुम यहाँ काम करने आए हो या कोई मजाक चल रहा है? सारे एम्प्लॉयज अपने अपने डेस्क से बाहर झांक रहे थे, जैसे उन्हें कोई मूवी फ्री में देखने को मिल गई हो। सर, पर सुबह आपने ही तो कहा था कि मैं पर्सनली डेमन ऑनेट की रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ लंच या डिनर पर लेकर जाऊं। मैं तो वही कर रहा था। मैं बस आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ही उसके साथ जा रहा था। ललित को आरव से ये आंसर की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल हैरान होकर बोले, तुम सच में डीमन ऑनर्ड की रिसेप्शनिस्ट को लंच पर लेकर गए थे? ललित ने पिछले 6 महीने से कितनी ही बार अपने एम्प्लॉयज को उस कंपनी में भेजा था। कई बार वो खुद भी गया था, लेकिन आज तक ना ही मैनेजर और ना ही रिसेप्शनिस्ट ने उसकी किसी भी बात में हामी भरी थी। ललित ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि उस कंपनी से उसे कोई फायदा भी होने वाला है और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यही सोचकर वो कंपनी उसने आरव को असाइन किया था। आरव ने कोई भी अनयूजुअल एक्सप्रेशन नहीं दिखाया और आगे झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने मैनेजर के साथ मीटिंग करने के लिए हाँ कह दिया है और अगले 2 दिनों में शायद हम उनसे मिल भी सकते हैं। अब ललित के पास आरव को डांटने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। वो सोचने लगा कि अगर आरव ये डील लाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी कंपनी को कितना ज्यादा फायदा होगा। अगर तुम वो डील लाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है, लेकिन अगर तुम इस वर्क में फेल हो जाते हो तो इस मंथ के एंड होते ही तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है सर। आरव वहाँ से जाकर अपनी डेस्क पर आराम से बैठ गया। उसे पता था उसका काम निहाल कर रहा था तो वो पक्का हो ही जाना था, लेकिन उसने ललित को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर ललित को पता चलता कि आरव का काम हो गया तो वो उसको नया काम दे देता। आरव ने देखा एम्प्लॉयज का एक झुंड धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहा है। आरव धीरे से उनकी जगह पर गया। यार, वो रोल्स रॉयस कार कितनी ज्यादा लग्जूरियस थी। यार, कार का नंबर भी तो कितना यूनिक था, और ऐसे नंबर्स की गाड़ी किसी बहुत ही रिच पर्सन की होती है। गाइस, मैंने फोटो ली है उस कार की और उस आदमी का भी जो उस कार में बैठ रहा था। बस अफसोस मुझे इस बात का है कि थोड़ी देर पहले मैंने उस तरफ देखा होता तो शायद उस अमीर ज़्यादा की शक्ल भी देख ली होती। अपने कलीग्स के डिस्कशन को सुनकर आरव बस स्माइल करने लगा। उसने सोचा नहीं था कि वो लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे। आरव को स्माइल करते हुए देखकर रिसेप्शनिस्ट लिली ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम खुश क्यों हो रहे हो? अपने आप को समीर आदमी की जगह इमेजिन कर रहे हो क्या? डोंट वरी, अगर तुम पूरी जिंदगी भी सपने देखते रहोगे ना तो कभी भी उस कार का एक चक्का भी नहीं खरीद पाओगे। एक दूसरा लड़का हैरान होकर, गाइस, उस अमीर आदमी और आरव की ड्रेस बिल्कुल एक जैसी है। आरव ने भी फोटो देखी। फोटो में कार का डोर ओपन हो रहा था और इस वजह से आरव का आधा शरीर कार के अंदर ही था। दोनों ने कपड़े एक जैसे पहन रखे हैं, पर दोनों के कपड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो आदमी रोल्स रॉयस में घूम रहा है और कहाँ ये फटीचर आरव अंबानी एक मोटरसाइकिल में घूमता है। हाँ, मैं बाइक पर घूमता हूँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब जो इंसान बाइक पर घूमता है क्या वो कभी कार नहीं ले सकता? तुम सच में एक बेशर्म आदमी हो और शायद ड्रिंक करने के बाद तुम अपने होश में नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम खुद को सच में अंबानी समझने लगे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम किस चीज का सपना देख रहे हो। अगर तुम जैसा फटीचर अंबानी ऐसे सपने देखने लगा ना तो अमीर भी शर्म के मारे पानी में डूब जाएंगे। इस कार के डिस्कशन से आरव को याद आया, आज सुबह अदिति ने उसे कहा था कि अब उन्हें एक कार ले लेनी चाहिए। आरव अपनी डेस्क पर आ गया और अपने लैपटॉप के टैब में गूगल ओपन किया और वहाँ सर्च किया। बेस्ट कार्स फॉर फैमिली। स्क्रीन पर बहुत सारे कार्स की पिक्चर्स आ गई। इस समय रिसेप्शनिस्ट वहाँ से पास कर रही थी। उसने जैसे ही आरव के स्क्रीन पर इतनी कार्स की पिक्चर्स देखी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तुम्हारी हैसियत है इनमें से एक भी कार खरीदने की? तुमने कभी इनकी पिक्चर्स भी देखी थी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जानकर कि मैं ये खरीद सकता हूँ कि नहीं? रिसेप्शनिस्ट ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लिया और उसके सामने
एटीट्यूड से खड़े हो गई और स्क्रीन पर दिख रहे कार की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर तुम ये कार खरीद लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ नाइट राइड पर चलने के लिए रेडी हूँ। नाइट राइड के लिए किसी से पूछना, इसका मतलब होता है कि वो पर्सन सामने वाले इंसान के साथ फिजिकल होने में इंटरेस्टेड है। आरव ने एटीट्यूड से उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। रिसेप्शनिस्ट को आरव से ऐसी जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एम्बैरेसमेंट से उसका चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हैसियत नहीं है इस कार को खरीदने की और अभी भी तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? मुझे सिर्फ फेमस ब्रांड्स की कार में इंटरेस्ट है। ये कहकर रिसेप्शनिस्ट अपने डेस्क पर वापस चली गई। आरव उन कार्स को देखते हुए अपना पास्ट याद करने लगा। उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारी कार्स खरीदी थी। उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी थीं जिन्हें सिर्फ एक ही बार चलाया जा सकता था और कुछ कार्स तो ऐसी थी जिन्हें रोड में उतारा ही नहीं जा सकता था। वो गाड़ियां अभी भी अंबानी फैमिली की गैरेज में पड़ी हुई थी। एक सुपर रिच फैमिली होने के नाते अंबानी फैमिली के कुछ तरीके थे अपने बच्चों को मनी रिलेटेड फील्ड में ट्रेनिंग देने की, उनकी स्किल को डेवलप करने की, उनके इंटरेस्ट को जानने का उनका अपना स्टाइल था। कई बार अंबानी फैमिली अपने बच्चों को कुछ पैसे देती थी और उन्हें कहती थी कि उन्हें मंथ एंड तक उन पैसों को कुछ भी करके खर्च करना है और आरव को मजबूरन वो पैसे खत्म करने पड़ते थे। इसलिए आरव ने पास्ट में बहुत सी गाड़ियां और बहुत से विलास खरीद के रखे थे। उसने वर्ल्ड के हर देश में एक विला खरीद के रखा हुआ था। अंबानी फैमिली अपने घर के बच्चों के इंटरेस्टिंग स्किल्स को देखकर फिर जज करते थे कि उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और क्या नहीं देनी है। जिस कार को रिसेप्शनिस्ट ने खरीदने की बात की है, उस कार पर तो मैंने कभी नजर भी नहीं डाली। मुझे लगता था ये कार तो ऑर्डिनरी लोगों की कार। मुझे तो आज पता चला कि ये रईसों की कार। आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी आरव के फोन पर एक कॉल आने लगा। कॉल से आरव को याद आया उसने दिन में हेल्पर्स के जरिए सारा सामान अपने घर तो भेज दिया था, लेकिन उन्हें सेट करना अभी बाकी था और उसे अदिति के घर पहुंचने से पहले सारा सामान सेट करना था। हाँ अदिति, बोलो। सुनो, तुम मुझे लेने मत आना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी तो मैं थोड़ी लेट से आ जाऊंगी। आरव तो यही चाहता था उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो टेंशन आई थी वो दूर हो गई। आरव ने हाँ बोलकर कॉल कट कर दिया। आरव ने टाइम देखा, शाम के 6 बजने वाले थे। उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से अटेंडेंस मशीन की तरफ गया। उसने सबसे पहले साइन इन किया और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल आया। वो अपने बाइक से सीधे घर आ गया। घर के अंदर एंटर करते ही उसकी नजर सामने सेट किए हुए सोफे पर पड़ी। इंटरेस्टिंग, ये सोफा तो इन्होंने ऑलरेडी सेट कर दिया। बस मुझे बाकी का सामान जल्दी से सेट करना होगा। आरव ने बैग को सोफे पर रखा और सामान सेट करने लगा। पहले वो रेफ्रिजरेटर को किचन में ले गया, टीवी को लिविंग रूम के बीचों बीच सेट कर दिया, डाइनिंग टेबल, टी टेबल को अरेंज कर लिविंग रूम के कॉर्नर में रख दिया। उसने घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर दी और अपने साथ लाए हुए रेड रोजेस की पत्तियों को घर के डोर पर एक हार्ट शेप बनाते हुए छिड़क दिया। उसने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 8 बज रहे थे। आरव ने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए। आरव ने अदिति को कॉल किया, लेकिन अदिति कॉल नहीं उठा रही थी। आरव ने दूसरी बार कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब रात के 9 बज रहे थे। अदिति कॉल क्यों नहीं उठा रही है? आई होप शी इज फाइन। अरे, ऑफिस तो बंद है, तो फिर अदिति कहाँ गई? आरव अदिति के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था और उसका ऑफिस बंद हो चुका था। वहाँ वॉचमैन खड़ा था। भैया, सब चले गए क्या? हाँ, सब 7 बजे ही चले गए थे। 7 बजे ही चले गए थे? तो फिर अदिति कहाँ गई? कहीं वो अपनी मॉम के घर तो नहीं चली गई? अब मॉम को कॉल करूंगा तो उनसे बहुत सुनना पड़ेगा, और अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ये जानने का कि अदिति कहाँ है। आरव ने बीना जी को कॉल लगाया। 2 रिंग में ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हो गई। क्यों कॉल किया मुझे? कहीं अदिति को तुमने ये तो नहीं बताया ना कि सारा सामान मैं अपनी मर्जी से वहाँ से लेकर आई हूँ? अगर ऐसा किया है तुमने तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही मुझे कहा था कि मैं सामान ले जाऊँ। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। मुझे बेमतलब कॉल मत करो। मैं तुम्हारी तरह नाकारा नहीं हूँ। मुझे बहुत से काम करने होते हैं।
आरव कुछ पूछ पाता इसके पहले ही बीना जी ने कॉल कट कर दिया। आरव ये तो समझ गया कि अदिति वहां नहीं गई थी। आरव ने बाइक स्टार्ट की लेकिन तभी उसका फोन बजा। अदिति का कॉल था। हेलो, कहाँ हो तुम अदिति? मैं घर के दरवाजे पर हूँ, पर ये तो बंद है। तुम घर पे नहीं हो? ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया। अगले कुछ देर में आरव घर के बाहर पहुंच चुका था। आरव बाइक से उतरते हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके बाल अभी तक गीले थे। उसे देखकर अदिति मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। मुझे लेने गए थे। आरव ने मासूमियत से